माननीय आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कम से कम कितने दिन से, 8 दिन से लगातार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाग 1 के बारे में। आपको पता है कि एक एक निचोड़ बता रहे हैं, एक पढ़ाना होता तो मात्र 10 या 20 मिनट या ये 1 घंटे क्लास है, मात्र 1 घंटे क्लास है। कौन? भाग 1। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम डीप में, और जो है कि एक एक बात पॉइंट वाइज जो है कि आपको बता रहे हैं। ठीक है, हर में तरीके से आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग जो है कि आपको पता है कि भाग 1 में कितना 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बात की गई हैं, कितने तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बातें की गई हैं। तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद 3 तक हम लोग जो है कि बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं। एक अनुच्छेद बाकी है, उसी को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ जैसे आप लोग को पता है कि जैसे कुछ में हम जैसे कि राज्य से संबंधित कुछ संविधान संशोधन पढ़ा देंगे एक क्लास में। एक क्लास में आपको बता देंगे कि कुल राज्यों की स्थापना कब कब हुई थी, क्योंकि जो कि आरोही अवरोही क्रम में पूछ देता है कि भैया ये बताइए, या फिर इस तरह पूछ देता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तेलंगाना की कब स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ की कब, झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सब पूछ लेता है। या फिर पूछ देता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतलब कि क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश को एक पूर्ण राज्य बना गया, भाषाई आधार पर किसको, ये सब जब राज्य की क्या पढ़ेंगे, स्थापना पढ़ेंगे तो एक क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे। एक क्लास में क्या करेंगे, जो राज्य संबंधित क्या है, राज्य संबंधित जो संविधान संशोधन हुए इंपॉर्टेंट कम से कम 10 से लेकर 15 तक, उसको हम समझ लेंगे। और एक क्लास जो है कि विविध तरीके से हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 या 3 क्लास लेंगे, किसमें 2 क्लास लेंगे। एक क्लास तो ये रहा, और एक क्लास जो है कि लंबी होगी, जो कि 1 से 1.5 घंटे की होगी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। यकीन मानिए जिस दिन ये सब जो है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो मेरा प्रोसेस है, यकीन मानिए कि कोई भी किताब उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप भाग 1 को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। कितने परसेंट? 95% तक आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जैसे संवैधानिक का विकास कैसे हुआ, संविधान का परिचय क्या था, संविधान की अनुसूचियाँ क्या थी, संविधान के भाग क्या थे, ये सब हम लोग जो है कि संविधान का प्रस्तावना, ये सब अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो कि इसको ख़त्म करने के बाद नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 अभी आपको बताएंगे, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है कि प्रैक्टिस सेटअप को करवाएंगे। देखना, जैसे भाग 1 से संबंधित जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं आपको। संविधान के प्रथम राज्य के अनुसार, संविधान के प्रथम राज्य के अनुसार भारत राज्य को क्या कहा गया है? संविधान के प्रथम राज्य के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, प्रथम भाग के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या लिखा था, इसमें आपको लिखा था यही कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है, क्या है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ध्यान समझना, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक है, संघों का राज्य नहीं है, ध्यान समझना, क्या है, राज्यों का संघ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट किया गया है कि आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? जो कि देशी रियासतें जो आदिवासी होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है, उसको क्या करने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका किन दोनों व्यक्तियों का रहा है? सरदार पटेल और विपिन मेनन को। आपको बताया, जब हम संविधान का विकास पढ़ रहे थे, उसमें एक एक चीज़ आपको बताया था कि कैसे कैसे जो कि देशी रियासतों के माध्यम में 512 लगभग कि 512 किसने 500 प्लस जो है कि सरदार पटेल ने जो कि देशी रियासतों को क्या किया, विलय किया।
ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? सरदार पटेल थे और वीपी मेनन थे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य को मिलाना है या नए राज्य की स्थापना का, नए राज्य का सृजन करना है, किया जाना है, तो संविधान के किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? तो आपको पता है कि अगर नए राज्य का सृजन निर्माण करना है तो उसमें किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो आपको अच्छी तरीके से बताए थे कि भैया क्यों होता है, अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। आपको बताए भी थे कि आखिर परिवर्तन क्यों होता है, आखिर परिवर्तन क्यों होता है, क्यों का भी आपको जवाब दिए थे कि अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना, 1 और 4 दोनों में परिवर्तन होता है। कैसे होता है आपको बताए थे। फिर उसके बाद देखिए, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्यों का जब गठन किया जाता है, जब नए राज्यों का गठन किया जाता है तो उसमें किसकी शक्ति, मतलब किस नए राज्यों की जब गठन होता है तो शक्ति किसमें निहित है? तो आप बताएंगे भैया संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद, पार्लियामेंट में निहित है। अगर आपसे पूछता है, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान समझना कि आखिर इसमें कैसे संसद से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पूछता कि जो है कि नए राज्यों का निर्माण में किसकी शक्ति है, तो अब भी आप बताएंगे संसद की। जब नए राज्यों का निर्माण होगा तो कौन करेगा? संसद करेगी। समझ में आ गया। नए राज्यों की अगर सीमा में कोई परिवर्तन होता है तो भी कौन करेगा? संसद करेगी। ये आपको बता दिए थे कि किस अनुच्छेद में निर्माण करती है, कि सीमा में परिवर्तन, ग्रामों में, सब आपको अच्छी तरीके से 3(1), 3(1), 3(2), 3 में सब बता दिए थे। ठीक है, यहाँ आप देखना, संसद अगर निर्माण की बात करेगा तब भी संसद, अगर सीमा में, अगर राज्य के सीमा में कोई परिवर्तन करता है तब भी संसद करती है, अगर राज्य के नामों में कोई परिवर्तन करती है तो भी संसद करती है। नए राज्य को शामिल अगर करना है, नए राज्य को अगर शामिल करना है तो भी कौन करती है? संसद करती है। नए राज्यों की अगर स्थापना की बात करता है कि कौन नए राज्य की स्थापना कौन करता है, तब भी आप बताएंगे तब भी आप बताएंगे कौन? संसद। अगर आप प्रवेश बताएंगे, प्रवेश और स्थापना में आपको बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, उसको भी हम बताए थे कि प्रवेश और स्थापना दोनों कौन करती है? संसद करती है। इतनी बात समझ में आ गई। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? जो संघ राज्य है, यूनियन प्रशासन है, इसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया संसद नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, जो है कि अनुच्छेद 339 के 1 के तहत संसद क्या करती है भैया? एक ख के तहत संसद विधि बनाकर जो है क्या करती है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन के बारे में बनाती है। वो कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया? तो आपको पता है कि भैया कितने राज्य थे, कितने वो थे, तो आपको पता है कि 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। कब? जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने का किया? 14 राज्य का किया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का किया, यूनियन टेरिटरी का किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय, यही चीज़ आपको बाकी है कि भैया संविधान संशोधन राज्य संबंधित इंपॉर्टेंट 10 से लेके 15 करवाएंगे, जो कि संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे अभी बताए नहीं हैं। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आप बोलेंगे भैया 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। फिर उसके बाद देखिएगा, कौन एक भारत का सहयोगी राज्य था जिसको बाद में एक पूर्ण राज्य बना दिया गया? आपको पता है कि एक सहयोगी राज्य मतलब क्या हम समझ रहे हैं कि
कि सहयोगी मतलब कि आपको पता है कि इतना बढ़िया तरीके से बताए थे कि एक सिक्किम राज्य है, एक सिक्किम राज्य, तो वही सिक्किम ही है। एक पहले क्या था, सहयोगी राज्य था, बाद में उसे क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आपको पता है सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, प्रवेश कराया गया था 1975 में, और 36वां संविधान द्वारा, किसके द्वारा, 36वां संविधान द्वारा 1975 में इसको क्या कर दिया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा, एक नए राज्य को बनाने में संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ये संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। जैसे क्या नया राज्य को बनाना है तो संविधान में के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, मतलब कितने लोग राजी रहने चाहिए, तो आप बताएंगे साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो 100 लोग मतलब कि इसका 50% प्लस 1, जिसके पक्ष में अगर आ जाएगा इतना तो क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगी। विशेष बहुमत क्या होता है, मतलब 2/3, मतलब 2/3 क्या विशेष बहुमत है। तो यहाँ पे किसकी बात किया गया है, साधारण बहुमत का। फिर आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। आपको पता है कि गठन जब स्थापना अभी बताएंगे क्लास में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो किसका प्रयोग किया गया था, तो आप बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को आपको ये भी बताए थे कि भैया क्यों किया गया, कौन इस पे आसन पर बैठा था, कौन किसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किस राजनेता की मृत्यु हो गई। फिर आप देखना लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीटें आरक्षित। लोकसभा में अगर पूछता है तो पहले 20 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 13 हो गई हैं। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 13 हो गई हैं। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करेगा तो कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बात आपको बता देते हैं, एक चीज़ आपको बताने के लिए क्या बोले थे, इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। एक चीज़ आपको बताने के लिए क्या बोले थे कि अनुच्छेद 4 को बताते हैं, अनुच्छेद 4 को बताते हैं। अनुच्छेद 4 को देखिएगा और इस क्लास को ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, बस अनुच्छेद 4 देख लीजिए कि आखिर, फिर उसके बाद जो है कि 4 अनुच्छेद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर 2 क्लास और लगेगा, छोटा छोटा 4-5 मिनट का क्लास लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, नागरिकता पे। ठीक है, समझना भैया, समझिएगा। क्या समझिएगा, आर्टिकल देखिए बड़ा बड़ा लिखेंगे, आर्टिकल किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 में किसकी बात की गई है, अगर अनुच्छेद 2 या 3 के तहत अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बस यही बात किसमें कही गई है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 4 के बारे में। ध्यान समझना, इसको बस आप लोग को समझ लेना है कि इसमें कही क्या गई है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अगर अनुच्छेद 2 या 3 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद अगर 2 या 3 के तहत अगर संविधान संशोधन किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि
368 में क्या होता है, 368 के तहत आप लोग को पता है कि संविधान में संशोधन होता है। संविधान में संशोधन होता है, कौन करता है भैया, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। लेकिन यही बात इसमें कही गई है कि अगर संसद 2 या 3 में, मान लीजिए कि 3 में क्या कहा गया है कि नाम में परिवर्तन कर सकती है, प्रवेश कर सकती है, स्थापना कर सकती है नए राज्यों की, तो अगर वो सब काम कौन करती है, संसद करती है। किसके तहत, 2 या 3 के तहत, ठीक है। तो मतलब संशोधन तो होगा लेकिन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही बात इसमें कही गई है। मतलब कहने का मतलब यही है। तो संविधान तो संशोधन हो रहा है, संविधान तो संशोधन हो रहा है किसके तहत, अनुच्छेद 4 के तहत। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो संविधान संशोधन होता है 368 के तहत, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है कि संविधान में तो संशोधन हो रहा है लेकिन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।